नमस्कार। तो स्वागत है फिर से आपका हमारे इस चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं एसी पॉलिटिकल साइंस के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उससे पहले मैं एक बात एकदम आपको कंफर्म ही बता दूं कि आपके परीक्षा में जितने भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो इसी वीडियो से मिलेंगे। मैं 10 क्वेश्चन कराऊंगा और एकदम आप निश्चिंत रहिए, अगर आपको परीक्षा में कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन दिखेगा तो वो इसी वीडियो से आएगा। और एक और रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हो या फिर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब बिना समय को बर्बाद किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रस्तावना क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना की विशेषताएं एवं महत्व की व्याख्या कीजिए। हमें इस प्रश्न में बताना है कि प्रस्तावना क्या है और उसका महत्व बताना है और उसका विशेषता बताना है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। भारतीय संविधान प्रस्तावना भारतीय संविधान का परिचय पत्र होता है। यह संविधान के उद्देश्य, आदेश तथा मूल भावनाओं को व्यक्त करती है। भारतीय संविधान संविधान की प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचार, राष्ट्र के लक्ष्य को स्पष्ट करती है। इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। मीन्स प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। प्रस्तावना क्या है? संविधान का परिचय पत्र है। यह संविधान का उद्देश्य, आदेश तथा मूल भावनाओं को बताता है। ये जो है संविधान के निर्माताओं के विचार और राष्ट्र के लक्ष्य को स्पष्ट करता है। इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। अब आइए प्रस्तावना का अर्थ समझ लेते हैं। आखिर ये प्रस्तावना है क्या? तो प्रस्तावना संविधान की शुरुआत में लिखी गई वह घोषणा है जिससे राज्य की प्रकृति, नागरिकों का अधिकार तथा शासन के उद्देश्य का उल्लेख होता है। भारतीय संविधान का प्रस्तावना है हम भारत के लोग शब्दों से आरंभ होती है जो जनसत्ता का प्रतीक है। मीन्स संविधान में लिखा हुआ पहला पेज या फिर वह घोषणा जो संविधान के शुरू में की गई है उसे ही प्रस्तावना बोलते हैं। उसे ही क्या बोलते हैं? प्रस्तावना। अब प्रस्तावना की कुछ मुख्य विशेषताएं देख लें, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रस्तावना की कुछ मुख्य विशेषताएं देख लें। सबसे पहले है संप्रभु। भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है, किसी भी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है, अपनी नीतियां स्वयं बना सकता है। इसका मतलब भारत खुद पे डिपेंडेंट है, किसी बाहरी देश पे डिपेंड नहीं है अपने निर्णय लेने के लिए। अगला आता है समाजवादी। अगला क्या आता है? समाजवादी। भारत सामाजिक एवं आर्थिक समानता स्पष्टता करने का प्रयास करता है। सभी नागरिकों को समान अवसर उपलब्ध करना इसका उद्देश्य है। मीन्स भारत का जो संविधान है वो समाजवाद को उजागर करता है और उसे बनाने में मदद करता है। यहाँ आर्थिक समानता को मुख्य रूप से फोकस किया जाता है। अगला विशेषता है धर्मनिरपेक्ष। अगला विशेषता क्या है? धर्मनिरपेक्ष। भारत में कोई राजकीय धर्म नहीं है, सभी धर्मों को समान सम्मान और स्वतंत्रता प्राप्त है। अगला है लोकतांत्रिक। भारत में जनता अपने प्रतिनिधि को चुनाव करती है, सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। मीन्स यहाँ राजशाही नहीं चलता है। अगला है गणराज्य। अगला क्या है? गणराज्य। भारत एक राष्ट्रीय अध्यक्ष वंश गुणित नहीं होता बल्कि निर्वाचित होता है। ये बता रहा है कि यहाँ पे राजशाही नहीं चलती, यहाँ पे चुनाव होता है। यहाँ पे क्या होता है? चुनाव। अब देख लें प्रस्तावना का निहित आदेश। प्रस्तावना में क्या क्या आदेश लिखे गए हैं? सबसे पहले आता है न्याय। सबसे पहले क्या आता है? न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करना। अगला आता है स्वतंत्रता। विचार अभिव्यक्त, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। फिर आता है समानता। सभी नागरिकों को समान अवसर और कानून की क्षमता, समानता। फिर आता है बंधुता। राष्ट्र एकता, अखंडता, भाईचारा को भावनाओं को बढ़ावा देना। मीन्स सबसे पहले आता है न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सबको मिलेगा। फिर आता है स्वतंत्रता, कोई भी अपना विचार, विश्वास और धर्म के प्रति स्वतंत्र है। फिर आता है समानता, देश के आगे सभी लोग बराबर हैं। फिर आती है बंधुता जो कि उस भावनाओं को बढ़ाती है जैसे राष्ट्रीय एकता, अखंडता और भाईचारा। प्रस्तावना का महत्व समझ लेते हैं। प्रस्तावना संविधान के उद्देश्य को स्पष्ट करती है या संविधान की व्याख्या में सहायता करती है। न्यायपालिका किसी संवैधानिक विवाद में प्रस्तावना का सहारा ले सकती है। निष्कर्ष अतः भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत के मूल आदर्श और लक्ष्यों का सार प्रस्तुत करती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, जो कि है भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसमें हमें संविधान का क्या क्या फीचर है, क्या क्या गुण है वो बताना है। तो सबसे पहले भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है।
यह भारत के शासन, नागरिकों के अधिकार तथा राज्य के संचालन को निर्धारित करता है। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं देख लें। सबसे पहला है लिखित एवं विस्तृत संविधान। भारतीय संविधान लिखित है तथा इसे शासन व्यक्त करने में सभी आवश्यक नियमों का विस्तार से वर्णन है। मीन्स ये लिखित है और विस्तृत है, इसमें सभी नियम लिखे हुए। विश्व का सबसे बड़ा संविधान। भारतीय संविधान में अनेक अनुच्छेद, भाग, अनुसूचियां हैं, जिससे वह विस्तृत बनता है। अगला है संघात्मक व्यवस्था। मीन्स भारत में केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया, इसीलिए भारत में संघीय शासन व्यवस्था है। ये हमें बता रहा है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में शक्तियों का बराबर विभाजन है, जिससे भारत काफ़ी अच्छे से चल सकता है। संसदीय शासन प्रणाली। भारत में संसदीय प्रणाली अपनाई गई है, जिसमें प्रधानमंत्री वास्तविकता कार्यपालिका का प्रमुख होता है। ये बताया गया है कि भारत का हेड प्रधानमंत्री को कहा जाता है। फिर आता है स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है, सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक है। मीन्स भारत में न्यायपालिका पे कोई तरह का जोर और दबाव नहीं है। ये कैसा है? स्वतंत्र है। अगला विशेषता है मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करती है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। सरकार के कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु निर्देश दिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य। नागरिकों के लिए कुछ कर्तव्य का भी उल्लेख है संविधान में। अगला आता है धर्मनिरपेक्ष। भारत में सभी धर्मों को समान अधिकार एवं समान सम्मान है। सार्वभौमिक व्यवस्था मती अधिकार। मीन्स 18 से अगर किसी का उम्र ऊपर हो गया है तो उसे वोट देने का अधिकार है, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। निष्कर्ष की अगर बात कर ले तो भारतीय संविधान लोकतंत्र, समानता, न्याय और स्वतंत्रता का आदेश आधारित है। इसकी विशेषताएं भारत को एक मजबूत लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो है भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के बारे में लिखें। अब ये क्वेश्चन ना बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। ये आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा कंटेंट बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। आइए तो दिए गए मौलिक अधिकारों, जो संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उनका चर्चा कर लें। मौलिक अधिकार वो अधिकार है जो नागरिक को व्यक्तित्व विकास, स्वतंत्र, सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक होते हैं। अब मौलिक अधिकार के प्रकार देख ले। पहला है समानता का अधिकार। पहला क्या है? समानता का अधिकार। कानून के समक्ष सभी नागरिक समान है। जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अगला आता है स्वतंत्रता का अधिकार। नागरिकों को अभिव्यक्त, भाषण, आवागमन, निवास, व्यवसाय की स्वतंत्रता प्राप्त है। मीन्स सभी नागरिकों को बोलने की आज़ादी है, उन्हें कहाँ रहना है वो चुनने की आज़ादी है, उन्हें क्या करना है वो चुनने की आज़ादी है। सबको स्वतंत्रता मिली हुई। शोषण के विरुद्ध अधिकार। मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी और बाल श्रम पर रोक लगाई गई है। मीन्स ये जो अपना संविधान है ना, वो मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी और बाल श्रम पे क्या लगाता है? रोक लगाता है। चौथे पॉइंट को देख लेते हैं। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म मानने, पालन करने एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पे कोई भी नागरिक कोई भी धर्म मान सकता है, पालन कर सकता है और उसका प्रचार कर सकता है। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार। अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, संस्कृति और शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार है। मीन्स यहाँ जो अल्पसंख्यक है उन्हें भी अपनी भाषा, संस्कृति और शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार दिया गया। फिर आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यदि किसी नागरिक के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह न्यायालय की शरण ले सकता है। मीन्स ये बताता है कि अगर किसी नागरिक को लग रहा है कि उसका मौलिक अधिकार छीना जा रहा है तो वो न्यायपालिका या फिर न्यायालय जा सकता है। मौलिक अधिकार का महत्व का बात करें तो मौलिक अधिकार नागरिकों को स्वतंत्रता की रक्षा करता है। ये लोकतंत्र को मजबूत बनाता है तथा सरकार की शक्तियों को भी सीमित करता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य क्या है? भारतीय नागरिक के प्रमुख मौलिक कर्तव्यों का वर्णन करें। अब ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। या तो आपको परीक्षा में क्वेश्चन नंबर 3 देखने को मिलेगा, और अगर आपके पेपर में क्वेश्चन नंबर 3 नहीं आया तो पक्का 4 आएगा।
मीन्स अगर सेट ए में 3 आया है तो सेट बी में क्वेश्चन नंबर 4 आएगा, और सेट ए में अगर 4 आया तो क्वेश्चन नंबर सेट 2 में आपका 3 आएगा। अब आइए समझते हैं मौलिक कर्तव्य क्या है। अधिकारों के साथ साथ नागरिकों का कुछ कर्तव्य भी होता है। भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनिधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्यों संविधान में भाग 4 तथा अनुच्छेद 51 में दिया गया। अब आइए समझते हैं आखिर मौलिक कर्तव्य है क्या। मौलिक कर्तव्य वे दायित्व है जिन्हें पालन प्रत्येक भारतीय नागरिक को राष्ट्र और समाज के प्रति करना चाहिए। इनका उद्देश्य नागरिकों में अनुशासन, राष्ट्रभक्ति, उदारदेवता की भावना विकसित करना होता है। तो बेसिकली मैं अगर बताऊं कि मौलिक कर्तव्य क्या है, तो मौलिक कर्तव्य वो दायित्व है जिन्हें हर एक भारतीय नागरिक को पालन करना चाहिए। ऐसे दायित्व जिसे हर एक भारतीय नागरिक को पालन करना चाहिए। मौलिक कर्तव्य क्या करता है? मौलिक कर्तव्य राष्ट्रभक्ति की भावना बढ़ाता है तथा अनुशासन सिखाता है। आइए देख लेते हैं कुछ मौलिक कर्तव्य जो हमारे संविधान में लिखे गए हैं। संविधान का सम्मान करना, पहला मौलिक कर्तव्य है संविधान का सम्मान करना। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो संविधान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का सम्मान करे। अगला है स्वतंत्रता संग्राम का आदेशों का पालन। नागरिकों को स्वतंत्र आंदोलन के उच्च आदेशों का पालन करना चाहिए। मीन्स जो सरकार आदेश दे रही है, जो उच्च नगर पालिका आदेश दे रही है, उन्हें हमें पालन करना चाहिए। भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा, भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा बनाए रखने में प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य है। मीन्स हमें भारत की अखंडता और देश की एकता बनाए रखने में देश को मदद करना चाहिए। देश की रक्षा करना, आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र की सेवा और रक्षा करना नागरिकों का कर्तव्य है। आवश्यकता पड़ने पर देश की रक्षा करना नागरिकों का क्या है? कर्तव्य। सद्भाव और भाईचारा बढ़ाना, धर्म, भाषा, क्षेत्र, जाति का भेदभाव से ऊपर उठ के भाईचारा की भावना विकसित करना। अगला अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो वो है संस्कृति विरासत की रक्षा। संस्कृति विरासत की रक्षा, भारत के समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और विरासत का संरक्षण करना चाहिए। अब है पर्यावरण की रक्षा, वन, नदी, झील और वन्य जीवों की रक्षा करना तथा प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित रखना, ये भी लोगों का कर्तव्य है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद तथा सुधार की भावना विकसित करना, ये भी लोगों का मौलिक कर्तव्य है। फिर आता है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा, सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाना तथा उनकी रक्षा करना। अगला कर्तव्य ये है कि हमें कोई भी सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाना चाहिए और साथ ही साथ उनकी रक्षा भी करना चाहिए। उस उत्कृष्टता के लिए प्रयास, व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन में उत्कृष्टता प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। अब आते हैं मौलिक कर्तव्य का महत्व की आखिर क्या महत्व है। मौलिक कर्तव्य नागरिकों को जिम्मेदार बनाती है। ये राष्ट्रीय एकता, अनुशासन बनाए रखने में सहायक है। लोकतंत्र की सफलता के लिए अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी पालन करना आवश्यक है। निष्कर्ष की बात देखें तो अथाह मौलिक कर्तव्य नागरिकों में राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का बोध कराती है और देश के विकास में योगदान के लिए प्रेरित करती है। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देख ले, जो कि है राज्य के नीति निर्देश तत्व क्या है, इन्हें मौलिक अधिकारों से अलग स्पष्ट कीजिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है, इन्हें मौलिक अधिकारों से अलग स्पष्ट कीजिए। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान में दिए गए ऐसे नियम हैं जिनका उद्देश्य भारत का एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। यह संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक विस्तृत है। नीति निर्देश का अर्थ समझ लेते हैं। सबसे पहले नीति निर्देशक तत्व का अर्थ समझ लेते हैं। ये ऐसे सिद्धांत हैं जिनके आधार पर सरकार नीतियां बनाती है। इनका उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय स्थापित करना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य, अब सबसे पहले समझते हैं कि नीति निर्देशक तत्व है क्या। नीति निर्देशक तत्व ऐसे नियम हैं जिसे देखकर सरकार नियम बनाती है, नीतियां बनाती है, मीन्स पॉलिसीज़ बनाती है, ताकि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय स्थापित हो सके। अब नीति निर्देशक तत्व के उद्देश्य देख लें। सबसे पहला आता है सामाजिक न्याय। सबसे पहला क्या है? सामाजिक न्याय। समाज में असमानता कम करना, कमज़ोर वर्ग का उत्तीर्ण करना। फिर आता है आर्थिक कल्याण, संशोधनों का समान वितरण तथा आर्थिक शोषण को रोकना। फिर आता है लोक कल्याणकारी राज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध कराना। फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय शांति,
विश्व शांति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है प्रकृति। मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा लागू किया जाता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जाता है। उद्देश्य मौलिक अधिकारों का व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना है, जबकि नीति निर्देशक तत्व सामाजिक है और आर्थिक कल्याण पर बल देते हैं। कानूनी स्थिति मौलिक अधिकार बाध्यकारी है, परंतु नीति निर्देशक केवल मार्गदर्शन सिद्धांत है। क्षेत्र की बात कर ले तो मौलिक अधिकार नागरिकों के हित की रक्षा करता है, जबकि नीति निर्देशक राज्य के कर्तव्य को निर्धारित करता है। निष्कर्ष अतः नीति निर्देशक तथा भारतीय राज्य को एक आदर्श कल्याणकारी राज्य बनाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो है भारत में राष्ट्रपति की शक्तियों एवं कार्य का वर्णन करें। भारत में राष्ट्रपति की शक्तियों एवं कार्य का वर्णन करें। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं एसोसिएट पॉलिटिकल साइंस से, वो इसी वीडियो से आएंगे। तो इस प्रश्न में हमें राष्ट्रपति की शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन करना है। बेसिकली हमें बताना है कि राष्ट्रपति क्या करते हैं तथा उनकी शक्तियां कहां तक है। भारत एक राष्ट्रपति का देश भारत का राष्ट्रपति देश का सर्वाधिक प्रमुख होता है। वह संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति का पद संविधान के अनुच्छेद 52 में विस्तृत है। राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य देख लें। आइए देख लें राष्ट्रपति की क्या शक्तियां और क्या कार्य हैं। सबसे पहले कार्यपालिक शक्तियां। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। ये काफ़ी ज़रूरी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये काफ़ी ज़रूरी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का शक्ति क्या है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ये काफ़ी ज़रूरी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगला है वित्तीय शक्तियाँ। राष्ट्रपति संसद का अधिवेशन बुलाता है, स्थगित करता है तथा लोकसभा भंग कर सकता है। संसद द्वारा प्रसिद्ध विधायक राष्ट्रपति की स्वीकृति की बाद ही कानून बनते हैं। मीन्स ये है ज़रूरी लाइन कि अगर संसद द्वारा प्रसिद्ध विधायक राष्ट्रपति की स्वीकार्यता की बाद ही कानून बनते हैं। फिर आते हैं वित्तीय शक्तियाँ। मीन्स राष्ट्रपति का क्या फाइनेंशियल डिसीजन हो सकता है। बजट राष्ट्रपति के अनुमति से संसद में प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक राष्ट्रपति से पूर्व अमानत से ही प्रस्तुत होता है। मीन्स ये यहाँ बताना चाह रहा है कि बजट जो है राष्ट्रपति के अनुमति से ही संसद में पेश किया जाता है। न्यायिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति दया याचिका स्वीकार कर सकता है तथा क्षमा, दंड में कमी या स्थगना प्रदान कर सकता है। न्यायिक शक्तियाँ की बात करें तो राष्ट्रपति कोई भी दया याचिका स्वीकार कर सकता है, जिससे दंड कम हो जाए या क्षमा मिल जाए। सैन्य शक्तियाँ। राष्ट्रपति भारत के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। ये भी काफ़ी ज़रूरी 1 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्र बलों का हेड कौन है, सर्वोच्च सेनापति कौन है, तो इसका उत्तर होगा राष्ट्रपति। आपातकालीन शक्तियाँ, ये काफ़ी ज़रूरी पॉइंट है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकालीन, राज्य आपातकाल, वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है। राष्ट्रपति के महत्व की बात करें तो राष्ट्रपति भारत के शासन व्यवस्था को में स्थिति तथा नियंत्रण का प्रतीक है। वह संविधान का संरक्षक एवं राष्ट्र की एकता का प्रतीक माना जाता है। अब आइए देख लेते हैं भारत के प्रधानमंत्री की भूमिका, शक्तियाँ एवं कार्य। अब मैं वही बोलूँगा कि या तो क्वेश्चन नंबर 6 या तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके पेपर में ज़रूर दिखेगा। तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। परिचय की बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, इसलिए प्रधानमंत्री शासन संचालन में केंद्रीय भूमिका निभाता है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति नामांकन पत्र का प्रमुख होता है, जबकि वास्तविकता कार्यप्रणाली प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की होती है। प्रधानमंत्री की भूमिका की बात करें कि प्रधानमंत्री की क्या भूमिका है। प्रधानमंत्री सरकार और प्रशासन का प्रमुख समन्वयक होता है। वो मंत्रिपत्र का नेतृत्व करता है तथा सरकार की नीतियों और योजनाओं को निर्धारित करता है। आइए समझ लेते हैं कि प्रधानमंत्री के क्या क्या कार्य है। मंत्रिपरिषद का गठन। प्रधानमंत्री मंत्रियों का चयन करता है एवं राष्ट्रपति उन्हें नियुक्ति सलाह देता है। मंत्री पद का अध्यक्ष मीन्स प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक का अध्यक्षता करता है।
अगला है विभागों का वितरण। प्रधानमंत्री मंत्रियों के बीच विभाग का बंटवारा करता है तथा आवश्यकता पड़ने पर परिवर्तन कर सकता है। तो बेसिकली सबसे पहले बताया है कि मंत्री पद का गठन कौन करता है, प्रधानमंत्री। दूसरा है कि मंत्री पद का अध्यक्ष कौन होता है, ये भी प्रधानमंत्री। मंत्री परिषद में विभाग कौन बांटता है, प्रधानमंत्री। और जरूरत पड़ने पे वो विभाग बदल भी कौन सकता है, प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति शासन संबंधी एवं महत्वपूर्ण मामलों में सलाह देता है। मीन्स प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार होता है। संसद में नेतृत्व। प्रधानमंत्री लोकसभा में सरकार का नेतृत्व करता है तथा मुख्य महत्वपूर्ण नीतियों और विधायक का प्रस्तुति करता है। विदेश नीतियों में भूमिका। प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करता है। मीन्स अगर जब आप कभी विदेश जाओगे तो आपके देश को रिप्रेजेंट कौन करेगा, प्रधानमंत्री करेगा। प्रशासनिक नियंत्रण। प्रधानमंत्री विभिन्न मंत्रालय एवं प्रशासन कार्यों पर नियंत्रण रखता है। प्रधानमंत्री विभिन्न मंत्रालय तथा प्रशासन कार्यों पर भी नियंत्रण रखता है। प्रधानमंत्री का महत्व की बात करें तो प्रधानमंत्री शासन व्यवस्था की धुरी होती है। देश की नीतियाँ, योजनाएं, प्रशासन निर्णय उनकी केंद्रीय भूमिका होती है। निष्कर्ष ये है कि भारत के प्रधानमंत्री शासन प्रणाली का सबसे मुख्य पदों में से एक है। देश की प्रशासन तथा देश प्रदान करता है तथा दिशा प्रदान करता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 आने से पहले मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लोकसभा और राज्यसभा की संरचना, शक्तियाँ तथा कार्यप्रणाली का वर्णन कीजिए। हमें बेसिकली लोकसभा और राज्यसभा का काम बताना है इस क्वेश्चन में। तो आइए देख लेते हैं कि क्या क्या काम है। भारतीय संसद दर्शन दिए जिसे लोकसभा और राज्यसभा दो संसद होते हैं। सांसद देश का सर्वोच्च विधायक है। अब लोकसभा की बात कर ले तो संरचना देख लेते हैं। लोकसभा सांसद का निचला सदन है। लोकसभा सांसद का निचला सदन है। इसके सदस्य जनता द्वारा प्रतिपक्ष चुनाव से चुने जाते हैं। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्षों का होता है। मीन्स अगर बात करें लोकसभा तो लोकसभा निचला सदन है। लोकसभा क्या है, निचला सदन। और लोकसभा के मेंबरों को इसके सदस्यों को कौन चुन के भेजता है, तो इसके सदस्यों को जनता चुन के भेजती है। और इसका कार्यप्रणाली का समय कितना है, 5 वर्ष है। कितना है, 5 वर्ष। शक्तियों की बात कर ले तो सबसे पहले आती है, अगर शक्तियों की बात करें तो सबसे पहले आती है अपनी विधेय कार्य। लोकसभा कानून बनाने का कार्य करती है। लोकसभा कानून बनाने का कार्य करती है। फिर आती है वित्तीय शक्तियाँ। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। मीन्स बजट कहाँ लाया जा सकता है, बजट कहाँ पे पेश हो सकता है, सिर्फ लोकसभा में। कार्यपालिका पर नियंत्रण। लोकसभा मंत्री पद के उत्तरदायी बनाती है। अविश्वास प्रस्तावना लोकसभा में लाया जा सकता है। जनता का प्रतिनिधित्व। लोकसभा जनता की इच्छाओं एवं समस्याओं का संसद में प्रस्तुत करती है। मीन्स ये वो लोकसभा ही होती है जो कि आपके समस्या को लेकर संसद तक पहुंचती है। आइए अब देखते हैं राज्यसभा। अब समझ लेते हैं राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा का संरचना देख लेते हैं। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। कैसा सदन है, उच्च सदन है। इसके सदस्य उत्प्रेक्षा चुनाव द्वारा चुने जाते हैं। यह संसद का सदन है जो कभी भंग नहीं होता। शक्तियों एवं कार्य की बात करें तो विधायकार। राज्यसभा भी कानून निर्माण में भाग लेती है। कानून निर्माण में राज्यसभा का भी अहम योगदान है। राज्य का प्रतिनिधित्व। राज्यसभा राज्यों के हित की रक्षा करती है। राज्यसभा राज्यों के हित की रक्षा करती है। विशेष शक्तियाँ। राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में विशेष पर सांसद को कानून बनाने की अनुमति दे सकती है। मीन्स सांसद को कानून बनाने की अनुमति मिलता है। इसका मतलब कुछ कंडीशंस आने पर सांसद भी कानून बना सकते हैं। संवैधानिक संशोधन। संविधान संशोधन में राज्यसभा का भी महत्वपूर्ण भूमिका होता है। लोकसभा और राज्यसभा का महत्व, दोनों संसद सदन मिलकर लोकतांत्रिक शासन को मजबूत बनाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, जो कि है राज्यपाल और मुख्यमंत्री की शक्तियों का कार्य वर्णन कीजिए। तो हमें क्या बताना है कि मुख्यमंत्री का क्या कार्य है और राज्यपाल का क्या कार्य है। तो परिचय। राज्य स्तर पर राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख है तथा मुख्यमंत्री वास्तविक कार्यप्रणाली का प्रमुख होता है। अब आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम राज्यपाल के बारे में समझेंगे, जिसे इंग्लिश में गवर्नर बोलते हैं।
जिसे इंग्लिश में गवर्नर बोलते हैं। जैसे हमने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की कार्यप्रणाली देखी थी ना, वैसे हम अभी राज्यपाल और मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली देखेंगे। सबसे पहले आती है कार्यप्रणालिक शक्तियाँ। राज्यपाल मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। मुख्यमंत्री तथा अन्य मुख्यमंत्रियों को कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल। विद्या शक्तियाँ, राज्य विधानसभा का अधिवेशना बुलाना, स्थगित करना तथा विधानसभा भंग करना, ये सब शक्तियाँ किसके पास है? राज्यपाल के पास। वित्तीय शक्तियाँ, राज्य का बजट राज्यपाल की अनुमति के बिना पेश नहीं किया जा सकता है। आदेश जारी करना, जब विधानसभा सत्र में ना हो तब राज्यपाल आदेश जारी कर सकता है। राज्यपाल का महत्व को समझते हैं। राज्यपाल राज्य और केंद्र के बीच में स्तंभ स्थापित करता है। मीन्स अगर इधर केंद्र है और इधर राज्य है तो इन दोनों का जोड़ने का काम कौन कर रहा है? वो काम कर रहा है आपका राज्यपाल। ये काम कौन कर रहा है? आपका राज्यपाल। राज्यपाल केंद्र और राज्य को जोड़ने का काम करता है। अब मुख्यमंत्री में चलते हैं। मुख्यमंत्रियों की कार्य वही जो प्रधानमंत्री का होगा, लगभग वही मुख्यमंत्री का भी कार्य होता है। मंत्रिपरिषद का गठन, मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करता है। मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? मुख्यमंत्री। और यही मंत्री परिषद का हेड भी कौन होगा? मुख्यमंत्री। और इनमें बदलाव भी कौन ला सकता है? मुख्यमंत्री। प्रशासनिक नेतृत्व, मुख्यमंत्री राज्य का प्रशासन का संचालन करता है। नीतियों का निर्धारण, राज्य सरकार की नीतियाँ और योजनाओं का निर्धारित कौन करता है? मुख्यमंत्री। विधानसभा में नेतृत्व, मुख्यमंत्री विधानसभा में सरकार का नेतृत्व करता है। मुख्यमंत्री की विशेषता की बात करें तो मुख्यमंत्री राज्य के व्यवस्थित प्रशासनिक प्रमुख होता है। अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 भी काफ़ी ज़रूरी है, ये भी आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़रूरी है। और क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका क्या है? न्यायिक स्वीकृतियाँ, जिसे जुडिशियल एक्टिविज़म को समझाइए। अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका की भूमिका, न्यायालय की भूमिका और न्यायिक सक्रियता मीन्स जुडिशियल एक्टिविज़म को समझाना है। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जैसे ये आखिरी क्वेश्चन है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो या फिर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब देख लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय की क्या भूमिका है। सर्वोच्च न्यायालय की क्या भूमिका है? सबसे पहले आता है संविधान का संरक्षक। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का रक्षा करता है। अगला है मौलिक अधिकारों की रक्षा। अगर हमें लगता है कि हमारा मौलिक अधिकार छिन रहा है तो हम किसके पास जाएंगे? सर्वोच्च न्यायालय के पास। मीन्स सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की भी रक्षा करता है। न्यायिक पूर्ण लेखन, सर्वोच्च न्यायालय कानून की निस्तार कर सकता है। फिर आता है अपीलीय अधिकारिकता, या उच्च न्यायालयों के निर्णय में विरुद्ध अपील सुनता है। मीन्स अगर आपको लग रहा है कि आप हाई कोर्ट के डिसीजन से या सब ऑर्डिनेट की डिसीजन से खुश नहीं हो तो आप कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट। परामर्शदर्शी भूमिका, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण कानूनी मामले में सर्वोच्च न्यायालय में परामर्श ले सकता है। अब आते हैं जुडिशियल एक्टिविज़म में न्यायिक संस्कृति का अर्थ है या न्यायपालिका संविधान और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए सक्रिय भूमिका निभाती है। जब सरकार अपने कर्तव्यों का उचित पालन नहीं करती है तब न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है। अब इसके उदाहरण को समझ लेते हैं। लोकतांत्रिक याचिका मीन्स PIL, पर्यावरण संरक्षण तथा मानवाधिकार मामलों में न्यायालयों की सक्रिय भूमिका है। अगर महत्व की बात करें तो न्यायिक संतुलन लोकतंत्र को मजबूत बनाती है तथा नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है। यहाँ पे वीडियो होता है कंप्लीट। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। मैं 100% श्योर हूँ कि अगर आपको परीक्षा में क्वेश्चन दिखेगा तो वो इसी वीडियो से दिखेगा। मीन्स आपके एग्ज़ाम में सारे आने वाले क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कवर करवा रखे हैं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ द लक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।